Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to RF and Microwave Engineering Lab. Today our lab is about measurement of voltage standing wave ratio. Okay, we will use ADS tool, ADS software for this purpose. Talking about the radio frequency environment, transmission line plays an important role in designing RF and microwave network. Okay, जब भी हम RF एनवायरनमेंट की बात करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर आप पावर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, you have to use a transmission line. The transmission line may be a coaxial cable, may be a waveguide, or it might be a microstrip line. Okay, but these transmission line plays a very important role for transferring your power from the source to the load. और हमने ये भी देखा है कि जब हम हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपकी छोटे से छोटा अगर आपके पास ट्रांसमिशन लाइन होगा, तो वो भी एज एन इंडक्टर एक्ट करता है और वो आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम ट्रांसमिशन लाइन को, अगर हम हायर फ्रिक्वेंसी में हम ट्रांसमिशन लाइन को यूज़ करते हैं, तो इसको फिर हम लंप सर्किट से फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यू गाइस should know what is the difference between the lump circuit and distributed circuit. डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट में क्या होता है, वहाँ पर आपके पास जो सर्किट में रेजिस्टेंस होता है वो इक्वली डिवाइडेड होता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिवाइडेड होता है। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे लंप सर्किट को देखते हैं, तो लंप सर्किट में आपके पास जो रेजिस्टेंस होता है वो इवनली डिवाइडेड नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता, वो डिस्टेंस के साथ उसकी एम्पिडेंस वेरी होती रहती है, ठीक है। तो इसलिए फिर हम इसको कहते हैं लंप सर्किट। लंप सर्किट में हम क्या करते हैं, कंडक्ट कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर को लेते हैं और उसी की मदद से हम किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज ये आपके पास एक आरएफ नेटवर्क है, जहाँ पर एक साइड पे आपके पास सोर्स है, दूसरी साइड पर आपके पास लोड है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये जो बीच वाला आपको नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ नोन एज ट्रांसमिशन लाइन और फीडर। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो और VSWR। VSWR आखिर है क्या, ठीक है। लेट सपोज आप पावर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, सिग्नल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फ्रॉम द सोर्स टू द लोड, ओके। और जो आपने ट्रांसमिशन लाइन यूज़ किया हुआ है, हर एक ट्रांसमिशन लाइन की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक एम्पीडेंस होती है, ठीक है। लेट सपोज आपने जो ट्रांसमिशन लाइन यूज़ किया हुआ है वो है 50 ओम, और आपने जो लोड लगाया हुआ है यहाँ पे उसकी भी जो एम्पीडेंस है वो है 50 ओम। अब यहाँ पर आपने एक बात नोट करनी है, अगर आपने पावर ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसमें आपके पास अगर आप सोर्स से फीडर में पावर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपके सोर्स की जो एम्पीडेंस है वो मैच होनी चाहिए आपकी फीडर की एम्पीडेंस से। लेट्स सपोज अगर आपका सोर्स 50 ओम का है, तो आपका जो फीडर है या ट्रांसमिशन लाइन है वो भी 50 ओम का होना चाहिए। तो इस केस में आपके पास सोर्स से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा टू द फीडर, ओके। अब अगर दूसरे साइड पर हम देख लें, तो यहाँ पर अगर आप फीडर से लोड पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी सेम केस है कि आपके फीडर और आपकी लोड की एम्पीडेंस सेम होनी चाहिए,
अगर ये सेम होंगे तो इस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम फीडर टू लोड। अब अगर हम इस केस की बात करते हैं, सिनेरियो की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास फीडर की भी 50 ओम एम्पिडेंस है और लोड की भी 50 ओम है। In this case, maximum power will transfer from feeder to load due to impedance matching. Impedance matching की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस केस में आपके पास maximum power transfer होगा from feeder to load. There will be no reflected wave, और अगर रिफ्लेक्टेड वेव नहीं है तो इस केस में क्या होगा, कोई स्टैंडिंग वेव नहीं बनेंगे और कोई वोल्टेज स्टैंडिंग वेव हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, स्टैंडिंग वेव कब बनते हैं या रिफ्लेक्टेड वेव कब बनते हैं जब आपके पास फीडर और लोड का एम्पिडेंस जो है ना वो मैच ना हो, मतलब एक जैसे ना हो। लेट सपोज यहाँ पर फीडर की एम्पिडेंस 50 है, लोड की एम्पिडेंस आपके पास लेट सपोज 100 हो, तो इस केस में क्या होगा, जब सिग्नल यहाँ से जाएगा यहाँ तक, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ पावर तो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन बाकी जो पावर है वो क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा वापस सोर्स की तरफ। और वो जो वापस सोर्स की तरफ जो सिग्नल जा रहा है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड सिग्नल। ठीक है, और जब भी रिफ्लेक्टेड सिग्नल आता है, एक साइड से इंसिडेंट सिग्नल जो सोर्स से लोड की तरफ जा रहा है, दूसरी साइड से रिफ्लेक्टेड सिग्नल। जब भी रिफ्लेक्टेड सिग्नल किसी नेटवर्क में बन जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, स्टैंडिंग वेव जनरेट होते हैं। और अगर आप वोल्टेज की बात करते हैं तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव कहते हैं। ठीक है, और अगर आप जो आपका सिग्नल है वोल्टेज सिग्नल है, इसके जो इंसिडेंट सिग्नल है और रिफ्लेक्टेड सिग्नल है, दोनों का अगर आप रेशो देखते हैं तो इसको फिर हम कहते हैं वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो। राइट, अब दूसरी केस की तरफ हम जाते हैं। यहाँ पर क्या है, आपकी फीडर की एम्पिडेंस वही 50 ओम है, लेकिन अगर आप लोड की एम्पिडेंस को देख ले तो वो हमने लिया हुआ है या तो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो फ्रॉम द फीडर एम्पिडेंस। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, in this case maximum power will not transfer from feeder to load due to impedance mismatching। ठीक है, impedance मैच नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र नहीं होगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो क्या होगा, इसकी वजह से रिफ्लेक्टेड वेव जो है ना वो अकर होंगे and will travel in reverse direction from load to source। यहाँ से रिफ्लेक्टेड वेव जनरेट होंगे और वो क्या करेंगे, लोड से सोर्स की तरफ उसकी डायरेक्शन होगा और वो यहाँ से यहाँ जाएंगे। ठीक है, अब ड्यू टू दिस रिफ्लेक्टेड वेव, मसला क्या है, इसकी वजह से स्टैंडिंग वेव जनरेट होंगे। और स्टैंडिंग वेव अगर आप वोल्टेज सिग्नल की बात करते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं वोल्टेज स्टैंडिंग वेव। और अगर आप उस रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव जो फॉरवर्ड सिग्नल है, ठीक है, उन दोनों का अगर आप रेशो देखते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो। तो होपफुली आपको VSWR की समझ आ गई होगी। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल है उसको हम अच्छा जी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब एक छोटा सा एग्जांपल है जिसको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग ADS, तो वहाँ पर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये एक वीडियो है जो आपकी स्लाइड में मैंने ऐड की हुई है, आप इसको फिर देख सकते हैं और इसको देखने के बाद आपको और भी आइडिया क्लियर हो जाएगा अबाउट VSWR। The problem statement is that for a series RLC element in the figure, आपके पास ये एक सीरीज सर्किट है, सीरीज RLC सर्किट है। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, इसके हमने VSWR और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हमने फाइंड करना है। ठीक है, फ्रॉम 100 मेगा हर्ट्ज़ टू 1000 मेगा हर्ट्ज़, और इसके जो स्टेप साइज़ है वो होना चाहिए 100 मेगा हर्ट्ज़। ठीक है, मतलब कितने 10 पॉइंट आपके पास आएंगे और उन 10 पॉइंट्स के लिए आपने क्या करना है, VSWR फाइंड करना है और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आपने फाइंड करना है। ठीक है, सर्किट आपका जो स्केमेटिक है वो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है,
अब आपने परफॉर्म कैसे करना है, इसके लिए आपने सबसे पहले एडीएस ओपन करना है। लेट मी ओपन एडीएस। अच्छा जी, एडीएस ओपन हो गया। इसके लिए फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट आप ओपन कर ले। यहाँ पर आप नाम दे दें, मैं नाम दे रहा हूँ VSWR लैब, ठीक है। इसके बाद आप ये एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना सर्किट बनाना है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या एस पैरामीटर कंट्रोलर की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो हम इंसर्ट में जाएं, यहाँ पर टेम्पलेट पे क्लिक कर दें और टेम्पलेट में यहाँ पर एस पैरामीटर में आ जाए और ओके कर दें। तो इससे आपके पास क्या होगा, पहले से बना बनाया आपके पास एस पैरामीटर जो सेटअप है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्प्ले पैरामीटर है, इसको आप डिलीट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, हमें एक सीरीज़ RLC सर्किट चाहिए। तो यहाँ पर आप टाइप कर लें SRLC और ओके कर दें, एंटर कर दें। एंटर करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। अब नाउ क्लिक एस्केप बटन, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको वायर कर दें, इसको यहाँ पे वायर कर दें और इसको यहाँ पे वायर कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक VSWR मीटर चाहिए। हमें VSWR यहाँ पर टाइप कर ले और एंटर कर, और आपके पास एक VSWR मीटर आ जाएगा। उसको आप स्क्रीन पे पेस्ट कर ले, ठीक है। अब हमें इस पैरामीटर एनालिसिस के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमने डिफाइन करना है। इसको मैं मेगा में कर लेता हूँ, इसको भी मेगा में कर लेता हूँ और इसको भी मेगा में कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, स्टार्टिंग आपने 100 मेगा हर्ट्ज आपके पास आ जाएगा। एंडिंग पॉइंट, स्टॉप पॉइंट आपके पास आ जाएगा 1000, जिस तरह एग्जांपल के स्टेटमेंट में गिवन था हमें। और जो स्टेप साइज है वो आ जाएगा 100 मेगा हर्ट्ज, ठीक है। तो टोटल आपके पास बन गए 10 पॉइंट्स बन गए, ठीक है। इसको अप्लाई कर दें और ओके कर दें। ये हो गया। हमने अभी तक आर, एल और सी की वैल्यू हमने डिफाइन नहीं की हुई, ठीक है। यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही लिखे हुए हैं। अब देखते हैं कि हमें गिवन क्या था। अच्छा जी, आर की वैल्यू हमें गिवन है 55 ओहम, इंडक्टर की वैल्यू है 15 नैनो हेनरी और जो कैपेसिटर है वो है 20 पिको फेराड, ठीक है। इसको आप सेट कर लें। आर इज़ 55 ओहम और इंडक्टर इज इक्वल टू 15 नैनो हेनरी, कैपेसिटर इज इक्वल टू 20 पिको फेराड, ठीक है। और अगर आप फिगर देख ले तो वहाँ पर क्या किया हुआ है, शॉर्ट सर्किट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, लोड नहीं लगाया हुआ। एक साइड पे टर्मिनल लगाया हुआ है, दूसरी साइड पे इसको डायरेक्ट ग्राउंड किया हुआ है। तो इसको फिर हम डायरेक्ट ग्राउंड ही कर लेते हैं। इस टर्मिनल को आप डिलीट कर दें, राइट। आप क्या कर दें, सिमुलेट कर दें। अब ये आपके पास क्या आ गई, आपका जो रिक्वायर्ड डेटा था वो आपको मिल गया। अब इसको अगर आप देख लें यहाँ पर, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, जो हमें बताता है कितने सिग्नल आपके पास क्या हो रहा है, वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसके एब्सोल्यूट वैल्यू में देख लें तो एब्सोल्यूट वैल्यू में सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 1 गीगा हर्ट्ज़ पे आ रही है, ठीक है।
मतलब कि 1 गीगाहर्ट्ज़ पे सिग्नल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास रिफ्लेक्शन सिग्नल आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है, ठीक है? उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर रिफ्लेक्टेड वेव आपके पास ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि क्या होगा, स्टैंडिंग वेव ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। और अगर वो सिग्नल जो है वो वोल्टेज सिग्नल है तो इसके वजह से क्या होगा, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव जो है वो ज़्यादा बनेंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो की वैल्यू भी ज़्यादा ही होगी। यहाँ पर अगर आप देख लें इस 1 गीगाहर्ट्ज़ के पॉइंट पे VSWR की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है। अब अगर आप यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर आपके पास क्या है, जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या है, सबसे कम है। तो आपका जो VSWR है उसकी भी वैल्यू सबसे कम ही होगी यहाँ पर इस पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर ग्राफिकली दिखा दूँ तो ग्राफिकली आपको पता चल जाएगा कि जो जहाँ पर VSWR की वैल्यू कम होगी तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी कम होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस ग्राफ इज द डीबी प्लॉट ऑफ द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, इसको हम रिटर्न लॉस भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देख ले 0.3 गीगाहर्ट्ज़ या 300 मेगाहर्ट्ज़ पे आपके पास क्या है, कम से कम रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से VSWR की वैल्यू भी कम है और आपका जो डीबी में जो ग्राफ बन रहा है तो वो इसका जो वैल्यू है वो इसी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा है, मतलब उसका डेप्थ यहाँ पर आ रहा है। तो जहाँ पर आपने इस तरह का S11 ग्राफ आपने पहले भी देखा होगा, तो इस डेप्थ का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, आपका सिग्नल कम से कम रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है सोर्स की तरफ, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको डेप्थ नज़र आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि क्या है, यहाँ पर VSWR की वैल्यू भी कम से कम है या कम से कम होना चाहिए। सो दिस वन वाज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसको अगर डबल क्लिक कर दे तो ये आपके पास टेबुलर फॉर्म में हम इसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। गोइंग बैक टू द स्लाइड्स, तो ये आपके पास वो रिजल्ट्स हैं, किस तरह हम एक RLC सर्किट का एनालिसिस कर सकते हैं और इसको हम किस तरह VSWR और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हम इसके किस तरह मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आखिर में एक छोटा सा टास्क है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो सर्किट यहाँ पर स्लाइड में गिवन है उसको आपने सिमुलेट करना है खुद घर में। इसके बाद आपने ये एक छोटा सा दूसरा टास्क है जिसमें मैंने क्या किया हुआ है, वैल्यू मैंने चेंज की है, बाकी सब कुछ सेम है। आपने आर की वैल्यू 50 रखनी है और एल की वैल्यू, इंडक्टर की वैल्यू 20 नैनो हेनरी और कैपेसिटर जो है ना वो 30 पिको फैराड आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो स्वीप है वो बिल्कुल सेम है। इसको आपने फिर रन करना है। इसके बाद आखिर में आपने क्या करना है, अपने वर्डिंग में आपने जो अखज़ किया है इस एक्सपेरिमेंट से वो आपने अपने वर्डिंग में एक पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे या व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, और गूगल क्लासरूम का जो कमेंट सेक्शन है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो टेक केयर गाइस एंड बी सेफ। अल्लाह हाफिज़।